हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन डीएम क्लासेस। डीएम क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग ये समझना मुझे अच्छा लगेगा कि बच्चों को मेरे द्वारा अगर कुछ एडवाइस मिलती है, कुछ उनको मार्गदर्शन मिलता है तो ये मेरी अच्छा है कि मेरा कुछ समय अच्छी काम में आया। ड्रीम बना के रखता है कि मुझे आगे जाके इस फील्ड में जाना है। तो कभी बचपन में जब मैंने सीधा देख के लोगों को कि मैं इस फील्ड में कूद जाऊँ, ये इस चीज़ को नहीं अपनाया। चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पे सफलता की संभावनाएं 1% और उससे भी कम होती हैं। मज़ेदार क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपने मुझे पूछा और जब मैं चयनित हुआ, मैं भी एक्चुअली क्या टीचर रहा हूँ अपनी चयनिता के दौरान। हाँ। तो ये बच्चे जरूर क्वेश्चन पूछते थे। मोटिवेशन यूट्यूब पे एक रील चल रही होगी, उसमें लगा होगा कुछ कि ये चल रहा है वो चल रहा है। तो लेकिन जब इस एग्ज़ाम में कूदा मैं, तो यहाँ पे तो देखा कि यार सभी लोग लगे रहते हैं पढ़ने के लिए। कोई घर के कमरे के अंदर गया तो पता चला 100 बजे शाम तक बाहर नहीं आया। तो मैं बैठता था, मुश्किल से 15 मिनट पढ़ाई होती थी, फिर मोबाइल चलाने लग गया, फिर कुछ करने लग गया। तो इसी में वो एमपी में पटवारी की भर्तियाँ निकली थी उसी टाइम में, मैंने वो भी एग्ज़ाम दिया। तो बहुत से एग्ज़ाम दिए मैंने और मैं सब में शामिल हुआ और मैं असफल हुआ। तो जब मैं असफल हुआ तो मुझे बड़ी निराशा हुई कि भाई अब तो सब कुछ खत्म हो गया। मैं लोगों से मजाक में बोलता हूँ कि यार मैं पढ़ लिख के जेल आया हूँ है ना, कि मैंने पढ़ाई की, लिखाई की, पीएचडी का सिलेक्शन लिया और अंततः मैं कहाँ पहुँचा, जेल पहुंच गया, है ना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन डीएम क्लासेस। डीएम क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1 मार्च को आपकी मुलाकात एमपीपीएससी द्वारा चयनित और 34 रैंक जिनकी आई हुई थी और जो अभी जेल अधीक्षक के पद पर पदस्थ हैं, प्रतीक जैन सर, उनसे आपकी मुलाकात होने वाली थी। तो वही मैं आया हूँ सर से मिलाने के लिए आपको। आज हम लोग सर की यात्रा के बारे में जानेंगे कि सर ने सफलता कैसे प्राप्त की, सफलता के मोड़ पर कुछ समस्याएं आती हैं, उनका समाधान उन्होंने कैसे किया। जो आप लोग बार बार बोलते सर मोटिवेशन चाहिए, कैसे उन्होंने मोटिवेशन प्राप्त किया पढ़ते समय पे। कई बार होता है जब एक अटेम्प्ट देते नहीं निकलता तो हमारा माइंड यहाँ वहां जाने लगता है। तो सर ने सेकंड अटेम्प्ट में चयन हुआ था, तो पहले अटेम्प्ट के बाद उन्होंने क्या कमियां देखी, क्या अच्छाइयां देखी, उसको भी यहाँ पे जानेंगे। तो बहुत सारी चीज यहाँ पे हम जानने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं प्रतीक जैन सर का। धन्यवाद अंकित। तो सर कैसे हैं आप? बस मैं एकदम बढ़िया हूँ। आपका स्वागत है डीएम क्लासेस पर। पहले से थैंक यू सो मच, जो आपका वैल्यूएबल समझ मुझे आपने दिया है। आप लोग ये समझना मुझे अच्छा लगेगा कि बच्चों को मेरे द्वारा अगर कुछ एडवाइस मिलती है, कुछ उनको मार्गदर्शन मिलता है तो ये मेरी अच्छा है कि मेरा कुछ समय अच्छी काम में आया। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि आपने एमपीपीएससी या यूपीपीएससी में आने का कैसे सोचा? आपने जो पोस्ट सोची है, कैसे आप इस लाइन में आने का आपका माइंड हुआ? देखिए, सबका जब भी कोई बच्चा बड़ा होने के क्रम में होता है तो सब लोगों का एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि वो किसी न किसी फील्ड जो उसको पसंद आती है तो उसके बारे में वो हमेशा एक ड्रीम बना के रखता है कि मुझे आगे जाके इस फील्ड में जाना है। तो कभी बचपन में जब अपने घर के सामने से मैं देखता था कि बहुत से शासकीय अधिकारियों के वाहन गुजर रहे हैं, तो मन में एक फीलिंग आती थी कि कभी मैं भी बड़ा होकर एक शासकीय अधिकारी बनूंगा या एक उस टाइम पे तहसीलदार बड़ा पद होता था। हाँ। तो तहसीलदार बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, जो बाद में पता चला मुझे, तो ये सब मैं बनूंगा। फिर जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तो उस क्रम में मैंने पहले इंजीनियरिंग की डिग्री ली, इंजीनियरिंग कंप्लीट की अपनी। और इंजीनियरिंग के बाद मैंने एक प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन किया, फूस मोटर्स को ज्वाइन किया मैंने। और ज्वाइन करने के बाद जब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में गया तो मुझे अपने जो मैं काम कर रहा था उस काम को मैंने देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस काम में मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसका कोई प्रोडक्टिव आउटपुट मुझे नहीं दिख रहा था। मैं समाज से, मैंने बचपन से लेके बड़े होने तक बहुत कुछ लिया है, लेकिन मैं समाज को कुछ भी वापस नहीं कर पा रहा था। तो मुझे लगा कि शायद जो मेरा बचपन का ड्रीम था, सिविल सर्विसेज थी, उनमें आप समाज को एक अच्छा आउटपुट दे सकते हो। और किस्मत की बात रही और समय की बात रही कि मुझे कुछ मेरे दोस्त मिले और उस टाइम पे जो पीएससी का एक फेज चल रहा था जिसमें लगातार पीएससी के एग्जाम हर साल हो रहे थे, रिजल्ट आ रहा था, बहुत सारे अधिकारी बन रहे थे, तो जिनमें कई अधिकारी ऐसे थे जो बिल्कुल मेरे दोस्त थे, वो मेरे बीच से निकले थे। तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि वैसे बड़ा चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पे सफलता की संभावनाएं 1% और उससे भी कम होती हैं। लेकिन मुझे लगा कि चलिए मेरे दोस्त मेरे बीच से निकल सकते हैं एक अच्छी से तैयारी करके, तो मैं भी उनका सहयोग लेके एक स्ट्रेटजी बना के मैं प्रयास करूँगा और संभवतः मैं निकल जाऊँगा। तो इस तरीके से मेरा इस फील्ड में आना हुआ और फिर मैंने प्रयास किए और अंततः मैं सिलेक्ट हुआ, चयनित हुआ। चलो सर, दूसरा क्वेश्चन है, जब आपने सोच लिया था मैं एमपीपीएससी या यूपीएससी करना है, तो वहाँ पे आपने शुरुआत कैसे की? जैसे आज कोई शुरुआत करता है तो या तो सेल्फ स्टडी का सोचता है या कोचिंग क्लासेस का, या फिर नोट्स का सोचता है किसी के नोट्स पढ़ लेंगे। तो आपने शुरुआत कैसे की? कोचिंग क्लासेस से की या नोट्स से की, और किस तरीके से आपने किया?
हाँ, देखिए जैसा कि अभी अपन चर्चा कर रहे हैं, अभी मैंने अभी एक शब्द का उपयोग किया कि एक जो फील्ड है सिविल सर्विस का, इसमें सफलता की जो रेशो है, मात्रा है, वो बड़ा काफ़ी कम है। यूपीएससी को अगर अपन देखें तो 10 लाख में से 1000 बच्चे मैक्सिमम इन द रेयर केस सिलेक्ट होते हैं, मतलब ये आपका 0.1% के अप्रॉक्स हो गया। एमपीपीएससी का आप देखें तो शायद 1 या 2 लाख बच्चे दे रहे हैं अभी एग्जाम, एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, और इसमें भी सिलेक्ट होते हैं मुश्किल से, मैक्सिमम कभी आती हैं 500-1000 सीटें आती हैं, तो 0.1% 0.2% इस प्रकार का आपका चयन का रेशो होता है। तो बड़ा कम दर है ना। बच्चे साल 10 साल तैयारी किए जाते हैं, हर साल कुछ नए बच्चे जुड़े जाते हैं और इस संघर्ष में जमे रहते हैं, है ना। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण है, तो आपको इसके लिए पहले एक स्ट्रेटजी के साथ ही इस फील्ड में आना उचित होता है। वो वही मैंने अपने साथ किया। मैंने सीधा देख के लोगों को कि मैं इस फील्ड में कूद जाऊँ, ये इस चीज़ को नहीं अपनाया। मैं जब जॉब कर रहा था तो मैंने सबसे पहले जो आपके पुराने पेपर्स हैं, पीएससी के भी, एमपीपीएससी के भी, यूपीएससी के भी, उनको मैंने देखा, उनको मैंने कुछ समय दिया, मैंने उनका अध्ययन किया, मैंने देखा कि वो उनसे जो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस फील्ड से आते हैं, क्या जिस फील्ड से वो क्वेश्चन आते हैं क्या वो फील्ड मेरे मतलब मेरा मन लगता है उनको उस फील्ड को पढ़ने में, अध्ययन करने में। तो जब मैंने इन चीज़ों को देखा, मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार ये जो फील्ड है ये मेरे इंटरेस्ट की हो सकती है। तो फिर मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई अपने कि मैं कैसे पूरे टॉपिक्स को कवर अप करूँगा। क्या स्ट्रेटजी, मैंने पुराने जो वीडियोस थे यूट्यूब पर समय पर, तो उन टॉपर्स के वीडियोस को देखा, मैंने उनसे बुक लिस्ट बनाई एक। तो जब मैंने उन सब चीज़ों को देख लिया, समझ लिया बेसिक चीज़ों को, तो बेसिक बुक्स जो फंडामेंटल बुक्स होती हैं हर एग्ज़ाम की, जैसे अपने पीएससी के फील्ड में अगर देखें तो फंडामेंटल जो बुक्स हैं वो हमारे लिए एनसीईआरटी होती हैं। तो एनसीईआरटीज़ को मैंने कुछ एनसीईआरटीज़ को पढ़ा। तो जब मैंने उन बेसिक बुक्स को पढ़ा और मुझे लगा कि हाँ ये फील्ड मेरे हिसाब का हो सकता है, तो मैंने इस फील्ड की तरफ स्विच किया, जो कि आजकल ज़्यादातर बच्चे नहीं करते हैं। जैसा कि आपने भी बोला कि ज़्यादातर बच्चे बस सीधा आजकल बुक्स के पीछे भागते हैं, कोचिंग के पीछे भागते हैं। हाँ, बस सीधा उन्होंने देखा कि हमें मोटिवेशन, यूट्यूब पे एक रील चल रही होगी, उसमें लगा होगा कुछ कि ये चल रहा है वो चल रहा है, तो उसको देख के वो अट्रैक्ट हो गए और उसमें जंप कर दिया उन्होंने, है ना। सीधा जंप ना करके एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की प्लानिंग के माध्यम से ही अगर आप फील्ड को चूज करते हैं तो आपकी सफलता की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। तो मैंने बोलता है यहाँ पे स्ट्रेटेजी का, सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, क्वेश्चंस देखना है, बुक्स देखना है कि आप उसी को हैंडल कर पा रहे हो। यदि आप उसी को हैंडल कर दो तभी उस लाइन में आगे बढ़ो। बराबर सर? बिल्कुल। आप अब सामान्य समझ आप उस सब्जेक्ट के बारे में, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो किसी भी फील्ड के बारे में आप सामान्य समझ अपने आप लर्न कर सकते हैं, सामान्य चीज़ों को पढ़ के। इतनी क्षमताएं हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें प्रोवाइड कर देता है आफ्टर ग्रेजुएशन। तो पहले आप उस फील्ड के बारे में समझें। ये पीएससी की बात नहीं है व्यक्तिगत, ये किसी भी फील्ड की बात है, चाहे वो आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो या किसी अदर एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी में ये स्ट्रेटजी काम करती है कि पहले आप उस चीज़ को समझें, उसके बाद उस फील्ड में आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। चलो, तो सर दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा, जब आपने पढ़ाई शुरू की तो कई बार तो पढ़ाई के टाइम पे दिक्कतें आती है, डाउट्स आते हैं, तो उस डाउट को कैसे क्लियर करते हैं? हम लोग कभी 1 से 2 घंटे ज्यादा बैठ के नहीं पढ़ पाते हैं, तो कैसे 15-15 घंटे बोला जाता है कि 15 घंटे पढ़ाई करनी है, 16 घंटे पढ़ाई करनी है, तो क्या सच में 15-16 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है? निश्चित तौर पे बड़ा एक कठिन क्वेश्चन है और बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने मुझे पूछा और जब मैं चयनित हुआ, मैं भी एक्चुअली क्या टीचर रहा हूँ अपनी चयनिता के दौरान, तो ये बच्चे जरूर क्वेश्चन पूछते थे कि सर ये लोग बोलते हैं 8-8, 10-15 घंटे पढ़ना है, तो कैसे पढ़ा? लेकिन पढ़ाई कोई भी करे, इफेक्टिव पढ़ाई 8-10 घंटे की हो पाती है ना, क्योंकि आप एक दिन भर एक ही चीज़ को एक ही प्रकार से पढ़ नहीं सकते। ये ह्यूमन नेचर है और मानव का मस्तिष्क में ऐसे ही डेवलप हुआ है कि जब तक उसका इंटरेस्ट होगा तब तक वो पढ़ पाएगा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो नहीं पढ़ पाएगा, है ना। इसीलिए तो 8, जैसा मैंने बताया कि 8 से 10 घंटे ही आदमी व्यक्ति पढ़ सकता है अच्छे मन सिंसियर तरीके से, और 8 से 10 घंटे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस एग्ज़ाम को आपको क्या करना है कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि एक यूपीएससी में कहावत है कि अंडर द सन जो कुछ भी है वो सब आपके यूपीएससी का पार्ट है ना। वैसे ही पीएससी में भी एक सिलेबस तो निर्धारित किया हुआ है, लेकिन सिलेबस की सीमाएं नहीं है। अगर उन्होंने सिलेबस में ओपन कर दिया भारत या मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो भी है वो सब उस चीज़ के अंदर कवर होगा। और एक इतने कम सीमित समय में आपको इतना सब कुछ पढ़ना है, तो आपको निश्चित तौर पर समय देना पड़ेगा एग्जाम के लिए, पढ़ाई के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी समय आप पढ़ते हैं, जितना भी जो आप पढ़ते हैं उसको अच्छे से पढ़ें। धीमे धीमे फ्लो बनता है पढ़ाई का। जैसे पहले जब मैं शुरुआत की थी
तो मैं देखता हूँ, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अचानक से बाहर निकला और पीएससी बैकग्राउंड में कूदा। तो बोलते हैं ना कि इंजीनियरिंग में पढ़ाई आखिरी दिन होती है, हाँ पेपर के दिन होती है, तो वही फंडा चल रहा था अपना तो। लेकिन जब इस एग्जाम में कूदा मैं, तो यहाँ पे तो देखा कि यार सभी लोग लगे रहते हैं पढ़ने के लिए। कोई घर के कमरे के अंदर गया तो पता चला 100 बजे शाम तक बाहर नहीं आया। तो मैं बैठा था, मुश्किल से 15 मिनट पढ़ाई होती थी, फिर मोबाइल चलाने लग गया, फिर कुछ करने लग गया। तो इसीलिए मैंने फिर धीमे धीमे, लेकिन मैं विश्वास था मुझे कि मैं चीज़ को करूँगा, मुझे करना ही है। मैं अंदर सोच के गया था, मैं बिल्कुल दृढ़ इच्छा थी, मेरा संकल्प था कि मैं करूँगा। तो मैं पहले 1 घंटे बैठा, फिर 2 घंटे बैठा, और फिर धीमे धीमे उस चीज़ जब मैं पढ़ने लगा तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा, चीज़ों को समझने में, जानने की उत्सुकता बढ़ने लगी। तो अब जिज्ञासा जैसे जैसे बढ़ती जाती है, आपका मन वैसे वैसे स्थिर होकर लगा रहता है। तो वैसे ही मेरा मन लगना शुरू हो गया, और 8, 10, 15 घंटे की तक की 12 घंटे तक की सेटिंग मैंने की है। लेकिन मैंने उतना ही सेटिंग की है जितना मेरा मन बोलता था कि आप अब तक करिए। जैसे ही मुझे लगता था कि अब ज़्यादा हो रहा है तो उसको पॉज कर देता था, ब्रेक लेता था, उसके बाद फिर से मैं रिस्टार्ट करता था उस चीज़ को। बिल्कुल सर यहाँ पे एक बात और आएगी कि आप जब पढ़ते थे तो क्या बुक्स और नोट्स बनाते थे, अपने नोट्स खुद बनाते थे, या क्या कहीं और से नोट्स परचेज करते थे, या सिर्फ बुक से ही काम चलता है, बुक को हाईलाइट करके जो पॉइंट बनाते उससे काम चलता है? क्या आप अपने खुद के नोट्स? देखिए अंकित, महत्वपूर्ण ये है कि हर एग्जाम की फंडामेंटल बुक्स तो होती हैं, ये सर्वविदित होता है, बोलते सार्वत्रिक होता है। हाँ। है ना, कि वो कुछ ऐसे सार्वत्रिक सिद्धांत होते हैं, गुरुत्वाकर्षण है वो सार्वत्रिक है, ये सब सार्वत्रिक है। तो वैसे ही बोलना चाहिए कि हर एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो एमपीपीएससी हो, एक सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कुछ आपको फंडामेंटल बुक्स पढ़नी ही है ना। और वो सर्वविदित होती है, सब लोग जानते हैं उसके बारे में। जैसे आपने पीएससी में अपन पॉलिटी पढ़ते हैं तो लक्ष्मीकांत को पढ़ना ही है, लक्ष्मीकांत जी को पीएससी और यूपीएससी का लक्ष्मीकांत तो नोबल कहा जाता है। नोबल है वो, है ना, तो उसको आपको पढ़ना ही है, आप उसके बिना नहीं रह सकते, तो एग्जाम आपका नहीं होगा क्वालिफाई। तो जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो आपको पढ़ना ही है। तो आप पहले उन बुक्स को पढ़ें, जो फंडामेंटल एनसीईआरटी है उनको पढ़ें, अपने चीज़ को जानें, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सब चीज़ों को उन चयनित बुक्स में से, उन एनसीईआरटीज में से छांटें, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को कंप्लीट करें। और जब आप उन्हीं बुक्स को 2-4 बार पढ़ लेते हैं ना, तो बुक्स वो आपके लिए इतना ईजी हो जाती है कि आप हो सकता है लक्ष्मीकांत को एक ही दिन में पूरा कंप्लीट कर लें, 4 घंटों में पूरा उसको खत्म कर लें, क्योंकि आप एक बुक्स को इतना पढ़ लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जब भी बुक्स को पढ़ते हैं तो उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करें। और अगर समय आप नोट्स बनाने के शौकीन हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, तो आप उसके छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, मैं थोड़ा सा बोलना चाहिए आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था उस समय पर, आज भी हूँ। तो उस आलस में मैं बुक के ऊपर ही जो खाली जगह होती थी, उस पेज का जो भी समरी होती थी, मैं उस जगह पे लिख देता था। और जब मैं रिवीजन करता था तो उसी समरी को पढ़ता था, कोई बुक्स को नहीं पढ़ता था मैं, है ना। और या फिर जो बुक में कंटेंट लिखा हुआ है उसको मैं पॉइंट वाइज नंबरिंग कर देता था कि ये पैरा है, इस पैरा का ये पॉइंट इतने प्राथमिकता का है, ये पॉइंट इतनी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, तो उसकी रैंकिंग दे दी मैंने अकॉर्डिंग 1 2 3। और वैसे जब मैं उसको पढ़ रहा था तो मैंने उसको वैसा पढ़ा। तो ये चीज़ मुझे एग्जाम में आंसर लिखते टाइम पे बड़ा बेनिफिट मिलता था कि सब कुछ मेरा सिस्टमेटिक होता था, मेरे दिमाग में वही चीज़ें, एक इमेज उसकी बिल्डअप होती थी। तो मैं सीधा एग्जाम में जब आंसर लिखता था तो सीधा सीधा उसी क्रम में मैं उस चीज़ को नोट कर देता था, लिख देता था। तो इसका बेनिफिट मुझे मेंस में काफ़ी मिला। मतलब किताबों का पूरा उपयोग करो, शर्मा मत किताबों को हाईलाइट करने से। यदि आप पॉइंट बनाना चाहते हो, आप पॉइंट भी बना सकते हो, हाईलाइट भी कर सकते हो, और उस पे लिख भी सकते हो। जो किताबों का सम्मान बोलते हैं ना, सम्मान के साथ उपयोग करो किताबों का। बराबर सर, यही आपने किया है। और सर ने बोला आलस वाली बात, तो मैं नहीं कहूँ सर आप आलस में रहते हो, क्योंकि यहाँ पे जो आप ड्यूटी में आपको देखता हूँ, अब मैं आपको 2 घंटे सर के साथ बैठा हूँ, इसमें ही कितने लोग सर के बीच में आ चुके हैं। तो आलस वाली बात तो हो नहीं सकती यहाँ पे। सर आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या रहती है, आप रिवीजन किस तरीके से करते थे? रिवीजन देखिए, पीएससी वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं इनमें आपको बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज करनी होती हैं। तो रिवीजन जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है आपके लिए। आप रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा और कई बार करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता था कि जैसे मैंने एक बुक ली, जैसा मैंने आपको बताया, बुक में जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं एक चीज़ करता था कि मेरे जैसे एक सब्जेक्ट मैंने इस हफ्ते कंप्लीट किया, तो उस सब्जेक्ट को मैं ऐसा करूँगा कि महीने में याद रखूँगा कि इस महीने मुझे जैसे एक हफ्ते में कर लिया तो महीने के 3 हफ्ते बचे हैं, तो उन 3 हफ्तों में एक बार उस सब्जेक्ट को रिवीजन मुझे करना है और एक सब्जेक्ट नया कंप्लीट करना है। तो इस टाइप से मैं 3-4 महीने में अपने सब्जेक्ट को, हर सब्जेक्ट के एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, रिवीजन किया, कंप्लीट किया, रिवीजन किया, तो फ्लो मेरा बना रहता था और एक सब्जेक्ट भी मेरा कई बार रिवाइज हो जाता था। तो रिवीजन तो फंडामेंटल है इस चीज़ का, क्योंकि एक बार नहीं बार बार पढ़ो,
है ना। एक बार नहीं, बार बार हाँ, पढ़ो। एक जैनिज्म में आचार्य श्री हैं, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनका एक बोलना होता है कि एक बार नहीं, बार बार पढ़ो। हाँ। तो आप जितना बार पढ़ोगे उसको आपको वो चीज़ उतनी ही कंठस्थ होती जाएगी, उतनी बिल्कुल याददाश्त में आपकी सेट होती जाएगी। बोलते हैं कई बार कि ये फोटो कॉपी चलती है सामने, स्कैन हो जाता है पूरे दिमाग में, तो वो ही सिनेरियो बन जाता है आपके दिमाग में, पूरा का पूरा वो बुक स्कैन हो जाएगी। और जब आप लिखने बैठोगे या उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप सीधा उसको अपने आंसर में ला दोगे। चलो सर, इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा टेस्ट सीरीज की क्या भूमिका होती है? सिलेक्शन में जो प्रैक्टिस सेट होते हैं, टेस्ट सीरीज होते हैं, कोचिंग सेंटर से होती है, उसकी क्या भूमिका होती है? अंकित, अभी जैसे मैं आपको बता रहा था, आपने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था, आपने बताया कि मेरा द्वितीय प्रयास था जिसमें मैं सफल हुआ हूँ। तो इसमें जब मैं अपनी सफलता को देखता हूँ या असफलता, जो पहले अटेम्प्ट की सफलता उसको देखता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि मैं पहले बार जो समय असफल जो हुआ था, उस असफलता का कारण था कि मैंने लिखने पर या टेस्ट सीरीज पे बहुत कम ध्यान दिया। मेरा पूरा फोकस था कि मैं पढ़ता जाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लर्न करूँ, सीखूँ नई नई चीज़ों को, एक टॉपिक को मैं कई बुक से कई बार पढूं, कई तरीके से पढूं। तो ये मेरे लिए मतलब मेरी स्टडी का पार्ट हुआ करता था, है ना। लेकिन जब मैंने अपने पीएससी के पहले अटेम्प्ट को देखा, मैंने कहा कि मेरी कमियां कहाँ रह रही हैं, तो मेरी कमी में रियलाइज़ हुआ मुझे कि मैंने लिखने की प्रैक्टिस कम की है। और तो फिर मैंने लिखने की प्रैक्टिस को बढ़ाने की सोची। तो उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, टेस्ट सीरीज देना बहुत महत्वपूर्ण है ना। और वही मेरी सफल द्वितीय अटेम्प्ट में जो मेरे मेंस में मैंने अच्छा स्कोर किया, उसका कारण भी यही रहा। सर यहाँ पे टेस्ट सीरीज की आपने इम्पोर्टेंस बता दी है, लेकिन कई बार होता है टेस्ट सीरीज से कई लोग को डर लगता है कि नंबर कम आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो क्या उस चीज को माइंड में लाना चाहिए? टेस्ट सीरीज के नंबर कम हो रहे हैं कुछ? ये देखिए बिल्कुल सही बात है आपकी कि टेस्ट सीरीज में आप स्कोर करते हो, आपकी एक रैंकिंग बनती है, रैंकिंग में आपका नंबर कम होता है, ठीक है। लेकिन टेस्ट सीरीज का उपयोग आप इस चीज़ के लिए मत करें कि टेस्ट सीरीज से आप अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं कि आप किस लेवल तक पहुंच गए हैं। आप जब टेस्ट सीरीज देते हैं, जैसे मैं भी टेस्ट सीरीज देता था, तो मैं देखता था कि मुझे एक हफ्ते का समय मिला है कई सब्जेक्ट तैयार करने के लिए, लेकिन हो सकता है उस सब्जेक्ट में मैंने कुछ ही पोर्शन कंप्लीट किया हो, है ना, पूरा कंप्लीट ना हो पाया हो मेरा सब्जेक्ट, और वो टेस्ट सीरीज सामने आ गई। अब मैं टेस्ट सीरीज को लिखने बैठा तो टेस्ट सीरीज के पेपर में जो 10 क्वेश्चन थे उसमें से 6 क्वेश्चन तो मेरे टॉपिक से कवर हो गए, 4 क्वेश्चन आउट ऑफ द टॉपिक थे, है ना। तो जो मैं जब अपना खुद का वैल्यूएशन करता था तो मैं देखता था कि मैंने जो 6 क्वेश्चन पढ़े थे और जो एग्जाम में आए उनको मैंने कितना अच्छे से किया। जो 4 क्वेश्चन मैंने अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे तो मैं उसको टेस्ट के बाद कंप्लीट करता था और फिर से उनको लिखने की प्रैक्टिस करता था। टेस्ट सीरीज मेरे लिए मुझे मेरा वैल्यूएशन सबके बीच में नहीं करती थी, मेरा वैल्यूएशन मैं खुद से करता था टेस्ट सीरीज के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से, कि उस टेस्ट में मैंने जितना पढ़ा था उसमें मैं कितना अच्छा आउटपुट दे पाया। बाकी रिमेनिंग जो है, जो मैंने नहीं पढ़ा था मैंने, उसमें तो मैं ये मान लेता था कि चलो मैंने पढ़ा नहीं है, बाकी मैं इसमें जितना भी कर पाया वो मेरे लिए एडिशनल है, वो मुझे अतिरिक्त मिल गया है। जो मैंने पढ़ा उसमें मुझे अतिरिक्त लर्निंग मिल गई है, और जब मैं इसको पढ़ लूंगा तो मैं इसको भी अच्छा कर लूंगा। तो टेस्ट सीरीज खुद के वैल्यूएशन का आधार बनाओ, टेस्ट सीरीज को आप ओवरऑल रैंकिंग से मत तुलना करने के लिए मत बनाओ, क्योंकि हो सकता है कि जो आपके साथ में बैठा हो पता चला वो 3-4 साल से पढ़ रहा हो और उसे टेस्ट सीरीज दिया हो, है ना। तो टेस्ट सीरीज को आप टेस्ट तो दीजिए, टेस्ट देने से आपका मैथ्स राइटिंग का हुनर बढ़ता है, आपको नए क्वेश्चंस आते हैं, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उनको लिखने की एक कला मिलती है कि इनको आप अगर आता है, आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपने कभी नहीं पढ़ा, तो आप इसको यहाँ से जोड़ तोड़ के कैसे आप उसको लिखेंगे। बिल्कुल सही बात। सर यहाँ पे साथ में कुछ अलग क्वेश्चन हैं, जैसे कि यहाँ पे जब तैयारी करते हैं लंबा समय लगता है, जैसे आपने 2016 से शुरुआत की, 18 तक आपने साथ दिया, 18 में आपका सिलेक्शन हुआ, तो इसमें फैमिली की क्या भूमिका होनी चाहिए, परिवार की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, आपने परिवार की भूमिका तक का प्रश्न किया, लेकिन मैं इस प्रश्न का थोड़ा सा दायरा बढ़ाऊंगा। बिल्कुल। मैं परिवार का, खुद व्यक्ति का, है ना, वो पारिवारिक परिस्थितियों का, सबको इसमें शामिल करूंगा। एक्चुअली ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति पीएससी या यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है तो वो किस पारिवारिक परिस्थिति से आगे बढ़ा है, और तो उस सब का प्रभाव भी उसके एग्जाम पे पड़ता है। अगर उसके पास वो एक मिडिल क्लास फैमिली से होगा या बिलो एवरेज फैमिली से होगा, तो उसके लिए जो संघर्ष का दायरा है वो काफ़ी बड़ा होगा, है ना। उस कंडीशन में उसके ऊपर कितना सपोर्ट है और वो उसमें कितना
अंदर से एक आत्मविद्यता है, आत्मविश्वास है कि वो उसको कर लेगा, इस सब का प्रभाव भी पड़ता है उसके सिलेक्ट होने के ऊपर, है ना। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए परिवार तो हमेशा, चाहे वो व्यक्ति किसी भी पारिवारिक परिस्थिति से आगे बढ़ा हो, परिवार जब तक किसी भी व्यक्ति का, बच्चे का साथ देता है जब तक कि उसके सामर्थ्य में होता है। अगर एक गरीब परिस्थिति से भी बच्चा है तो आपने बहुत से एग्जाम्पल यूपीएससी के एग्जाम में सुने होंगे कि जब गरीब परिस्थिति से वो बच्चा है तो उसका पिता अपने खेत के अंतिम टुकड़े तक को बेच के बेटे के लिए पैसा देता है कि वो यूपीएससी निकाले या कोई भी एग्जाम निकाले। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कई बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं, हमने माता पिता गर्व से सीना चौड़ा किया है। लेकिन क्या होता है कि उस समय तक तो करते हैं, लेकिन जब उनके सामर्थ्य से बाहर हो जाता है तो फिर अंततः वो बोल देते हैं कि बेटा अब नहीं हो पाएगा। तो जब भी आप ऐसे एग्जाम को चुनें, कोई भी व्यक्ति जो आज ये लेक्चर देख रहा हो, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों से कि देखो सीधी भेड़ चाल मत भागो, है ना, कि वो मेरा दोस्त करने के लिए गया है, उसके पिताजी आईएएस हैं, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है दिल्ली में रह के, तो मुझे भी दिल्ली में रह के तैयारी करनी है। आप सबसे पहले ये देखो कि आपकी पारिवारिक परिस्थिति कैसी है ना, क्या आपके पिताजी आपका फाइनेंशियल इतना बर्डन उठाने के लिए सक्षम है, तैयार है कि नहीं है ना, क्या आप उनकी आकांक्षाओं को ईमानदारी से पूरा करने के लिए प्रयास कर पाओगे, है ना। तो इन सब चीज़ों को पहले कुछ क्राइटेरिया को बनाइए, उन क्राइटेरिया को देखिए कि आप उसमें कितना खरा उतर पाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आप दिल्ली जाके अपने पिता का केवल पैसा बर्बाद करें, है ना। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद पहले अपनी क्षमताओं को देखें, ठीक है, फिर अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि को देखें कि आपकी रुचि है उस फील्ड में या नहीं है, ठीक है। अपनी उसके बाद पारिवारिक परिस्थिति को देखें, और अगर आपकी पारिवारिक परिस्थिति कहीं भी कमज़ोर है तो आपको सबसे अच्छा ये है कि आप पहले एक दूसरी अभी की वैकल्पिक व्यवस्था कर लें, जिससे कि अगर आप इस फील्ड में असफल होते हैं तो आपके पास एक विकल्प हो, आप बिल्कुल ज़मीन पर ना खड़े हों कि आपको पता चला कि आपने 6 साल खपा दिए इस एग्ज़ाम की तैयारी में और अंततः आपको क्या मिला, कुछ भी नहीं, परेशान होते रहे, है ना। तो जीरो पे अंत में 6 साल बाद भी आप जीरो पे है, तो आप एक साइड में कुछ एक लेवल मेंटेन कर लें, उसके बाद ही आप पीएससी की फील्ड में, यूपीएससी की फील्ड में आगे जाएं। तो यहाँ से एक बात और आती है सर, एक क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आया है कि आपने बताया, शुरुआत में बता दिया था, बहुत कम सक्सेस रेशो रहता है। जो असफल होते हैं वो लोग क्या करें? क्या वो पढ़ाई की कमी की वजह से असफल होते हैं या कुछ अलग वजह से? असफलता बड़ा गंभीर बिंदु है, बड़ा मतलब बहुत भारी शब्द है ये। लोग डिप्रेशन तक पहुंच जाते हैं जब असफल होते हैं। तो वही बोल रहा हूँ मैं कि असफलता बड़ा भारी शब्द है, सुनने में एक छोटा शब्द है असफलता, लेकिन जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप असफल हो जाओ ना, तो जो बोझ आपके ऊपर होता है वो कई कुंटल वजनों से भी ज़्यादा होता है। तो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि असफलता जब होती है तो व्यक्ति क्या करे। हाँ। मैं एक बार बोलूँगा अंकित, मैंने कुछ समय तैयारी की, 2-3 साल, ज़्यादा लंबा अनुभव नहीं रहा मेरा इस फील्ड का, लेकिन मैंने 2-3 साल तैयारी की और उस तैयारी में मैंने बहुत से फेसेस देखे हैं। मैंने उस तैयारी में फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्ज़ाम दिया, है ना, और अदर भी एग्ज़ाम दिए, और साथ में यहाँ पे एमपीएससी में, वो एमपी में पटवारी की भर्तियाँ निकली थी उसी टाइम में, मैंने वो भी एग्ज़ाम दिया। तो बहुत से एग्ज़ाम दिए मैंने, और मैं सब में शामिल हुआ, और मैं असफल हुआ, के एग्ज़ाम में असफल हुआ। एमपी फॉरेस्ट सर्विस में मेरा पाँव में का लिगामेंट इंजर्ड हो गया था, मैं रनिंग कंप्लीट नहीं कर पाया, मैं उससे बाहर हो गया। पटवारी का एग्ज़ाम था, उसमें भी मैं बोलूँगा आपसे कि मैं उसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद मैं उसके में ही बाहर हो गया, उसमें मैं वेटिंग में आ गया था मेरा नाम। तो ये मेरी असफलताएँ थी, तो इनका बड़ा घबरा देने वाला असर हुआ मेरे ऊपर। मैं बड़ा परेशान था कि अब मैं क्या करूँ, सफलता कैसे लाऊँ, ठीक है। तो असफलता बड़ा परेशान कर देने वाला शब्द होता है। तो असफल लोगों के लिए मैं यही बोलूँगा कि देखिए पीएससी की तैयारी अगर आपने की है और काफ़ी ईमानदारी से की है ना, ऐसा नहीं कि आपने केवल नाम के लिए तैयारी की है कि आपसे पूछा क्या कर रहा हो तो बेटा मैं तो पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ भैया, तो पीएससी की तैयारी आप कर रहे हो, अगर तो आप ईमानदारी से कर रहे हो तो आपके लिए सोचने वाली बात नहीं है, आप जीवन में कुछ ना कुछ पक्का बन जाएंगे, क्योंकि पीएससी की जर्नी इतनी अच्छी है। मैं वास्तविकता बताऊं, जब मैं पीएससी में पहले पटवारी में फेल हुआ, उसके बाद फॉरेस्ट सर्विस का मेरा इंटरव्यू होना था, मैं तो रनिंग थी उसके पहले, मेरा लिगामेंट इंजर्ड हो गया एक्सीडेंट में एक, तो मैं उसकी रनिंग कंप्लीट नहीं कर पाया। तो जब मैं असफल हुआ तो मुझे बड़ी निराशा हुई कि भाई अब तो सब कुछ खत्म हो गया। कई बार होता है हम लोग डूबने लगते हैं कि अब ये बड़ा छोटा एग्जाम है तो बड़ा एग्जाम कैसे निकलेगा। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि जब ये असफल हो रहा था तो मैं अपनी पीएससी की जर्नी को याद करता था कि मैंने इतने 4 सालों में मैंने क्या, 3 सालों में मैंने क्या सीखा, क्या लर्न किया। तो मैं देखता था कि जब मैं 2016 में तैयारी की शुरुआत की थी, तब मैं बड़ा एक बोलना चाहिए
मस्त मौला टाइप का, बिल्कुल गंभीर नहीं था मैं उस टाइम पे, बिल्कुल मस्त मौला टाइप का ज़्यादा इंसान था, किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, परिपक्वता नहीं थी, मैच्योरिटी नाम का तो कोई चीज़ थी नहीं, और गंभीरता, विनम्रता, ये सब जो चीज़ें बेसिक होती हैं, ये सब चीज़ें जो आपको प्राप्त होती हैं स्ट्रगल के दौरान, वो सब आप में नहीं थे, मुझ में नहीं था। तो मैंने उन सब चीज़ों को सीखा है इस यात्रा के दौरान। ठीक है, पढ़ने का तरीका, चीज़ों को कितनी गंभीरता से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बहुत कुछ मैंने लर्न किया। और जब मैं देखता था कि मैं 2016 में कैसा था और 2018 तक आते आते मैं कैसा हो गया था, जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा नहीं यार, मैं अभी यहाँ पे असफल हुआ हूँ, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है। क्योंकि पीएससी की जर्नी आपको बहुत कुछ सिखा जाती है। जैसे अंडर दर्शन पूरा सिलेबस होता है ना, वैसे ही अंडर दर्शन आप सब कुछ जान जाते हो, और जीवन की विषम से विषम परिस्थितियों में अपने आप को कैसे हैंडल करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बोलना चाहिए, इसके सबसे अच्छा शब्द होगा स्ट्रेस मैनेजमेंट। पीएससी आपको अपने पहले दिन से लेके आपके चयन होने या ना चयन होने के दिन तक स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखा देती है, सेल्फ मोटिवेशन सिखा देती है कि कैसे आप सेल्फ मोटिवेट बने रहें। तो यही मैंने लर्न किया था। जब मैं असफल हुआ तो मैंने टीचिंग लाइन में पहुंचा। मैं टीचिंग लाइन में अपने आप को जब देखता हूँ, तो मैं लोगों को पढ़ाता था, तो मैं सोचता था कि यार चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा तो बच्चों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा है और मैं उसको और पढ़ता जा रहा हूँ, और पढ़ पढ़ के पढ़ाता जाऊँगा, लर्न करता जाऊँगा और पढ़ाता जाऊँगा, और मैं एक अच्छा टीचर बन जाऊँगा, है ना। तो असफल तो कभी, फिर उसके बाद मैंने कभी ये मन से सोच छोड़ दी कि मैं असफल हुआ हूँ, और उसके 3-4 महीने बाद मेरा सिलेक्शन हो गया फाइनली। तो असफल नहीं होता इस व्यक्ति इस सफल यात्रा में कोई, लेकिन आपने जो ईमानदारी होना चाहिए आपके अंदर, अगर आप तैयारी को गंभीरता से लेते हो तो आप असफल कभी नहीं हो सकते इस फील्ड में। असफलता भी यदि होती तो असफलता हमारी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति असफल होता है, यदि ईमानदारी से तैयारी की है, तो उसकी असफलता असफलता नहीं कहलाएगी, वो कहीं किसी और लाइन में भी अच्छा कर सकता है, और बहुत कुछ एक्सपीरियंस होते हैं। बहुत अच्छी बात सर ने बताई कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, पीएससी का एग्जाम आपके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट ऐसे सिखाता है कि आपको बहुत टाइम तक उसमें लगा रहा है। पेशेंस सबसे बड़ा सर पेशेंस की होती है यहाँ पे, कि आपको किस तरीके से 8 से 9 महीने कम से कम तैयारी करनी है, कम से कम 8 से 9 महीने बोला है, इसके लिए और ज्यादा समय भी लग जाता है, बराबर सर। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। जब कई बार तैयारी करते समय बच्चा एक कमरे में रहता है, कई बार फील्ड पे नहीं जाता है, तो एक धर्म से संबंधित क्वेश्चन है, नास्तिकता बच्चे के अंदर आ जाती है, तो क्या सही क्वेश्चन है वो कि बच्चे नास्तिक हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते? आप कैसे क्वेश्चन रिपीट करें, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया। जैसे कि आप बहुत टाइम तक पढ़ते रहे, आपने उसको पढ़ा, रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके अंदर आ गया, आपको पढ़ते पढ़ते आपने एथिक्स पढ़ा, एथिक्स में आपको दिख गया सब मोह माया कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो क्या नास्तिकता आपके अंदर आती है पीएससी को पढ़ के, यूपीएससी को पढ़ के? देखिए, नास्तिक और आस्तिक होना ये व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं, है ना। आपको पढ़ाई ये नहीं सिखाती कि आपको नास्तिक होना है आस्तिक होना है। पढ़ाई, आप जो पीएससी की पढ़ाई करते हो, आप उसमें तार्किक हो जाते हैं, लॉजिकल सब बोलते हैं उसको, कि पीएससी की पूरी पढ़ाई आपको लॉजिकल बनाने पे ज़्यादा फोकस्ड होती है। इस पूरी पढ़ाई का उद्देश्य होता है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ अपने अनुभवों से, आपको तार्किक बनाना, आपको सेल्फ मोटिवेटेड बनाना, आपको स्ट्रेस, हाईली स्ट्रेस की कंडीशन में आपको कैसे मैनेज करना है, इस चीज़ के लिए तैयार करना, है ना। ये सब इस तैयारी, ये सब फंडामेंटल चीज़ें होती हैं जो कि आपके इस फील्ड के, जो ये पूरी तैयारी आपको सिखाती है ना। तो नास्तिक नहीं बनाती, मैं इस चीज़ को नहीं बोलूँगा कि नास्तिक बनाती है, आस्तिक बनाती है, मैं ये बोलूँगा वो आपको तार्किक बनाती है। वो आपको क्वेश्चन करना सिखाती है कि अगर धर्म में के लोग बोल रहे हैं कि ये चीज़ है, तो क्या वो चीज़ सही है या गलत है, आप उसको क्वेश्चन करने लगते हो। और हो सकता है कि कई लोग उन क्वेश्चन के माध्यम से उन क्वेश्चन का सही जवाब ना ला पाएँ, और वो उसका आंसर नास्तिकता जैसे फील करने लगे, नास्तिकता जैसा अपने आप को रिप्रेजेंट करने लगे, है ना। तो ये तो बिल्कुल मैं नहीं बोलूँगा नास्तिक बनाती है। हाँ, आप फिलॉसफी पढ़ते हो तो आपको आत्मा, परमात्मा, है ना, जीवन मरण, सबके बारे में एक थोड़ी सी नया एक अनुभव होता है, नई एक आपको वे ऑफ थिंकिंग मिलता है फिलॉसफी को पढ़ने से, या एथिक्स की जो बेसिक चीज़ें हैं पढ़ने से आपको इन चीज़ों के बारे में एक जानकारी मिलती है। तो आप में तर्क करने की जो क्षमता है आपकी, जो सामान्य मानव है उससे थोड़ी सी अधिक हो जाती है, धर्म के प्रति तर्क करने की क्षमता जो आपकी। तो जब वो धर्म के प्रति तर्क करने की क्षमता आपकी ब्रॉडर हो जाएगी, तो आप में थोड़ा सा आम व्यक्ति से थोड़ा सा ज़्यादा परिवर्तन दिखेगा। तो अब आप उस परिवर्तन को चाहे नास्तिकता का नाम दे लें, चाहे आस्तिकता का नाम दे लें, वो आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। चलो, तो इसी बीच में इसी यात्रा में हम लोग आते हैं पढ़ाई की तरफ, कि सर ने कैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी की, और किस तरीके से उन्होंने हर स्टेज में अपने आप को फेस किया और प्रेजेंट किया। तो सर पहले मैं पूछूंगा, आपने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू की थी या मेंस की तैयारी शुरू की थी?
देखिए मैं जैसा मैंने बताया कि मैंने जुलाई अगस्त सितंबर 2016 में मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, और उसके जैसे ही मैं तैयारी शुरू की तो एकदम मैंने तैयारी शुरुआत की थी मेंस को फोकस करके। मैंने लोगों से जो पुराने सिलेक्टेड लोग हैं उनसे मेरा मिलना हुआ, ये मेरा लकी था मैं इस मामले में कि मैं उनसे मिला, उनसे मैंने उनका गाइडेंस जाना, उनकी अनुभव को जाना मैंने कि भाई कैसे उन्होंने फेस की उस यात्रा को। तो मैं एक चीज़ कॉमन देखी कि लोगों ने पहले उस सब्जेक्ट के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाई है ना, और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाई है वो बनती है आपकी कैसे, आप जब उस चीज़ को मैथ्स के व्यू से पढ़ते हो, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हो, कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ते हो। तो जब आपने उस चीज़ को पढ़ा मैंने, तो जब आप सब्जेक्ट को डीपली थोड़ा सा पढ़ोगे, मैथ्स के व्यू से पढ़ोगे, तो आपको थोड़ा सा अधिक जानने को मिल जाएगा। आपके दिमाग में पूरी एक स्टोरी लाइन बिल्डअप हो जाएगी कि सब्जेक्ट में क्या क्या है, कैसे कैसे वो हुआ, कैसे कैसे था। जैसे कि एग्जाम्पल ने, हिस्ट्री का एग्जाम्पल ने, तो हिस्ट्री कैसे शुरू हुई है ना, हिस्ट्री का पूरा कालक्रम क्या था, कैसे आपकी सिंधु सभ्यता थी, कैसे वैदिक सभ्यता आई, उनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ, और वैदिक को शुरुआत मानते हैं तो वैदिक के बाद कैसे महाजनपद आया, कैसे गुप्तकाल, कैसे आगे बढ़ती गई पूरी कहानी। तो आपके मन में पूरी एक स्टोरी लाइन बिल्डअप हो जाती है। और उसके बाद अगर आप पी के व्यू से कुछ फैक्चुअल चीज़ों को आप इसमें इंक्लूड करते हो, तो उन चीज़ों को उसमें शामिल करना आसान हो जाता है ना। इसीलिए मैंने जो तैयारी शुरू की थी वो मैंने मेंस को स्टार्ट करके की थी। लेकिन इसको मैं लकी बोलूँ या अनलकी बोलूँ अपने आप को, कि जैसे ही मैंने तैयारी शुरू की उसके 2 महीने बाद नोटिफिकेशन आ गया प्री का। तो जब नोटिफिकेशन आ जाता है, आपके सामने 1-2 महीने बचते हैं, तो आप मेंस का रिव्यू छोड़ के पूरा वो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, सार्वजनिक मटेरियल है, वो सबसे महत्वपूर्ण मटेरियल बोलते हैं जो पीएससी के एमपीपीएससी के लिए लुसेंट है ना, वो उसको माता बोला जाता है, लुसेंट माता है ना। तो लुसेंट माता को पढ़ना शुरू किया और फिर फैक्टों को रटना शुरू किया, ये किया वो किया, क्योंकि पीएससी एमपीपीएससी वो फैक्चुअल है, मतलब अनप्रेडिक्टेबल है, वो फैक्चुअल है। अनप्रेडिक्टेबल नहीं बोलूंगा, प्रेडिक्टेबल है। उसमें से आपको 100 में से 60 क्वेश्चन आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 60 क्वेश्चन 100 में से क्या पूछ जाएंगे। ये तो मैं मतलब आज भी पीएससी देता हूँ, आज भी मैं बिना पढ़े पीएससी का प्री दे आता हूँ, और लगभग मैं सिलेक्शन लेता हूँ या उसके नजदीक पहुंच जाता हूँ। तो ये मतलब मुझे प्रेडिक्शन आ जाता है कैसे कि क्या क्वेश्चन पूछता है, क्यों, और ये प्रेडिक्शन आपको पुराने पेपर को रिवाइज वो एग्जामिन करके आपको समझ में आ जाएगा। तो मतलब मैंने प्री के फैक्ट से पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये फैक्चुअल चीज़ों को याद करना शुरू कर दिया। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको तैयारी करना है, जैसा कि मैं अपने अनुभव के आधार बोलना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले मेंस को फोकस करके तैयारी करना चाहिए, स्पेशली उन सब्जेक्ट के लिए जो मिसलिनियस नहीं है, जो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, जो मेन सब्जेक्ट हैं, जो आपको पूरे जिनसे सभी चीज़ें लिंकेज हैं, तो उन सब्जेक्ट को आपको कंपेयर अच्छे विस्तृत वे में अध्ययन करना चाहिए, उनका मेंस के पर्सपेक्टिव से अध्ययन करना चाहिए। और फैक्चुअल चीज़ों को जब आप अध्ययन कर लेंगे उसके बाद उसमें फैक्चुअल चीज़ों को इंक्लूड कर देना चाहिए, तो आप प्री प्लस मेंस दोनों के साथ चल सकते हैं। और एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि प्री अलग से कुछ नहीं होता, सब प्रैक्टिस प्री अलग से कुछ नहीं होता। प्री का मतलब क्या है, ऐसा थोड़ी ना है कि प्री मतलब फैक्ट है कि आप फैक्ट कहाँ से स्टार्ट होगी, दूसरे पढ़ के फैक्ट स्टार्ट होगे, वो नहीं। मैं ये बोलूँगा कि आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो प्री की तैयारी अपने आप होती जाती है। मैं भी जब प्री की तैयारी कर रहा था 2002 अटेम्प्ट में, जब मैंने तैयारी करना शुरू किया मतलब फिर से, तो मैं प्री प्लस मेंस चलता रहा अंत तक, मतलब इंक्लूड करके। मैं पहले मेंस का वो सब्जेक्ट को मैंने मेंस के व्यू से पढ़ा और प्री के हिसाब से कुछ फैक्ट उसमें ऐड कर लिए। तो ये स्ट्रेटजी मैं अंत तक रखी, प्री के आखिरी दिन तक रखी, और मेंस में भी आखिरी दिन तक रखी। तो जब मैंने मेंस में भी आंसर राइटिंग की तो उसमें भी मेरे कुछ फैक्चुअल चीज़ें शामिल हुई, और प्री के हिसाब से मेरी फैक्चुअल तैयारी हो रही थी। तो ये बेनिफिट मिल जाता है आपके उसका। सर आप यहाँ प्री और मेंस की बात हुई, अब इंटरव्यू पे आते हैं। इंटरव्यू की तैयारी आपने किस तरीके से की, और इंटरव्यू हॉल का आपका जो था माहौल कैसा था, आपने वहाँ पे क्या फेस किया, क्या फील किया? इंटरव्यू तक पहुँचना ऐसे एग्जाम्स में बड़ा मजेदार होता है, एक अच्छी याद होती है आपके जीवन भर के लिए आपका, क्योंकि जीवन का निर्धारण होता है उस छोटे से एग्जाम से, छोटे से 15-20 मिनट के समय से। तो जैसे ही मैं इंटरव्यू की तैयारी की बात करते हैं, पहले तो इंटरव्यू की तैयारी तो कुछ नहीं है, आपकी पूरी यात्रा है एमपीपीएससी या यूपीएससी की पूरी यात्रा की पूरी जर्नी है। मतलब ये आपका जो इंटरव्यू है, आपने इतने समय में जो कुछ सीखा है, जो कुछ आपने अपने दोस्तों से डिस्कशन किया है ना, जो कुछ आप करंट अफेयर्स पे चर्चा सुनते हैं करते हैं, वो सभी तो इंटरव्यू है
आप जैसे हैं, आपको बस इंटरव्यू में वहाँ पे ले जाके अपने आप को कैसा प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करना बस, है ना। और उन 15 मिनट में आपको प्रेजेंट जो आपके पास आपने सब कुछ सीख के रखा है उसको शो करना है, प्रेजेंट करना है। वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे सामने इंटरव्यू करने वाले, आप उसका आंसर देंगे, यही तो आपका इंटरव्यू है। और तो मतलब इंटरव्यू के लिए अलग से कोई तैयारी नहीं होती है, बस ये होता है कि बेसिक जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों पे, जो बेसिक चीज़ें आपकी जुड़ी हुई होती हैं, जो हॉट टॉपिक्स होते हैं, उनकी तैयारी आप अच्छे से कर लें, उनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखें और बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ही अपने मत के साथ, जो आपका व्यू है उस चीज़ को लेके, उस चीज़ के हिसाब से एक अपनी एक धारणा, एक मत अपना निर्धारित करके चलें। और इंटरव्यू में उन्हीं चीज़ों की चर्चा होती हैं, उन्हीं को आपको पूछा जाता है। और सेम अगर मैं बोलूँ तो सेम मेरे साथ भी हुआ इंटरव्यू में कि माननीय चौबे सर उस टाइम पे बोर्ड मेंबर हुआ करते थे एमपीपीएससी के, तो उनके बोर्ड में मेरा एग्ज़ाम फंसा था, मतलब मेरा एग्ज़ाम फंसा नहीं बोलना चाहिए, इंटरव्यू हुआ था, है ना। तो जब इंटरव्यू हुआ वहाँ पे मेरा, तो सबसे पहले मैं जब गया, मतलब आपको इंटरव्यू में जाने के पहले आपको वहाँ पे बुला दिया जाता है उनकी कैबिन के बाहर, आप कैबिन के बाहर बैठे हुए हैं, आप उस टाइम पे ना आप सब कुछ याद आता है, आप बोलते हैं नास्तिक हो जाते हैं, नास्तिकता वहीं पे खत्म हो जाती है आपकी। आप वहाँ पे भगवान को याद करते हैं कि आप कितने भी कॉन्फिडेंस हो आप में, आप सबको भूल जाते हैं, आप भगवान दिखने लगते हैं, भगवान बस अभी 15 मिनट अच्छे हो जाए मेरे आगामी, मैं ये करूँगा वो करूँगा फलाना ठिकाना, ये आपको याद आता है। फिर जब आप 15 मिनट पहले मैं जब पहुँचा, उसके पहले मेरे 2 लोग और भी थे, मेरा 3rd नंबर था, तो वहाँ से सामने से 8 व्यक्ति निकलते आ रहे थे। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था, और जैसे ही मैं पहुंचा, मेरे पहले लड़की थी कोई, वो अंदर गई, और जब वहाँ से लौट के आई तो बड़ी वो रो रही थी, मतलब वो घबराई हुई थी, बहुत जना आके वहाँ से बाहर आई, वो रोने लगी बाहर आके। तो वो उस टाइम उस चीज़ ने मेरा कॉन्फिडेंस पूरा तोड़ दिया, मैं भयानक तरीके से डर गया कि मैंने कहा हो क्या गया यार ये, और अंदर क्या चल रहा है। फिर इसी आपाधापी में मैं अंदर गया, और अंदर जाके चेयर पे पहुंचा, चेयर पे बैठा, जो निर्धारित तरीके हैं मापदंडों से मैं गया वहाँ तक, मैंने ऐसा से चेयर पे बैठा, और उसके बाद जब उन लोगों ने मुझसे चर्चा की तो उन्होंने मुझे बिल्कुल नॉर्मल किया। सबसे पहले उन्होंने फील किया कि मैं घबराया हुआ हूँ, तो उन्होंने मुझे सिंपल बातों से नॉर्मल किया, बेसिक चर्चाएँ की, उन्होंने मेरे बारे में पूछा, मेरे छोटे से बैकग्राउंड के बारे में पूछा। और उसके बाद जब मैं कंफर्टेबल हो गया, तो उसके बाद चूँकि उस पैनल में 5 लोग बैठे हुए थे, 5-6 लोग थे, 5 बड़े सीनियर अधिकारी थे, तो सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से क्वेश्चन पूछे, है ना। और इन क्वेश्चंस के बीच में कई क्रिटिकल क्वेश्चन पूछे, मतलब मज़ेदार क्वेश्चन पूछे, कई आपके जो सामान्य एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन मुझे ऐसा कुछ याद है कि उन्होंने मुझसे कुछ पूछा था कि आपका किसी दोस्त को हेलीकॉप्टर से आपके पास आना है, आप किसी गाँव में पर्टिकुलर हो, मतलब आप जहाँ भी हो, आपको वहाँ पर आना है उसको, तो आप उसको अपना एड्रेस कैसे बुलाओगे उसको अपने पास, मतलब उसको कैसे बुलाओगे अपने पास, तो मतलब उसको हवाई यात्रा से आएगा, हवाई मार्ग से आएगा वो। तो मैंने सोचा, मैंने सामान्य आंसर दिया कि मेरे नज़दीकी एयरपोर्ट खजरा हुआ है, तो मैं वहाँ तक बुलाऊंगा, उसके बाद मैं मीडियम के द्वारा उसको अपने घर तक बुलाऊंगा। तो बोले कि नहीं, और कोई तरीका, और कुछ तरीका होगा, कैसे अपनी जानकारी दोगे कि कहाँ पर आना है उसको। तो फिर बोले कि अच्छा बताओ, मतलब उसको हेलीकॉप्टर से आना, फिर कैसे बताओगे, है ना, मतलब तुम्हारे घर के आसपास ही आने वाला, कैसे बताओगे। तो मैंने कहा मैं फायर जलाऊंगा, वहाँ पे धुआं निकलेगा, उससे उसको फील होगा। तो बोले नहीं, लोकेशन कैसे बताओगे। तो मैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के माध्यम से बताऊंगा। तो ये बेसिक मतलब उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा था, उनको पूछने का तरीका कुछ अलग था, घुमावदार तरीका था, मैं भी थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया। लेकिन 2 मिनट बाद मैंने इस चीज़ को पकड़ा, तो सभी लोगों के चेहरे पे स्माइल आ गई, और मेरे चेहरे पे भी स्माइल आ गई, मेरा डर खत्म हो गया कि भूगोल पे पहुंचना था, और रियल लाइफ से लेके गए वो भूगोल पे हम कैसे पहुंचे। मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसका उपयोग आप कैसे कर सकते हो रियल लाइफ में, कोई सब्जेक्ट आपके रियल लाइफ में कैसे यूज हो सकता है। आपको एमपीपीएससी यूपीएससी में इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उनका प्रैक्टिकल आप किस तरीके से कर सकते हो, इसलिए यूपीएससी या पीएससी में इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इंटरव्यू से आप समझ चुके हो। सर एक क्वेश्चन और है, जो भी आने वाले बच्चों के लिए जो एग्जाम आने वाला है 21 मई का, उसके लिए तैयारी कैसे करें। बट उससे पहले मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा जो पढ़ाई से हटके हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, मैं आपके जेल में आपके साथ दूसरी बार यहाँ पे आया हूँ आपके पास, आप लोग स्टाफ में 20 से 25 लोग हैं सिर्फ, लेकिन आप कैदियों की संख्या आपसे 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 10 गुनी भी हो सकती है। तो एक नकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, आप इसको कैसे एडजस्ट करते हो। जैसे जेल का नाम होता है जेल सुधार गृह, तो क्या सच में ऐसा कुछ होता है, सुधार यहाँ पे होता है, कैसे आप इसी को मैनेज करते हो। देखिए, मैं लोगों से मजाक में बोलता हूँ
कि यार मैं पढ़ लिख के जेल आया हूँ है ना, कि मैंने पढ़ाई की, लिखाई की, पीएचडी का सिलेक्शन लिया और अंततः मैं कहाँ पहुंचा, जेल पहुंच गया। है ना। मुल्ला की दौड़ भी मस्जिद तक होती है, मेरी दौड़ तो जेल पे आके खत्म हो गई है ना, कहावत की बात की जाए तो, है ना। लेकिन मैं ये देखूंगा कि जेल, मुझे एक जो काम मिला है जेल विभाग में, हाँ। ये भी बड़ा चैलेंजिंग काम है और साथ ही साथ एक अच्छा काम है, अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि समाज के वो लोग जो कि समाज के द्वारा त्याग दिए गए हैं, इनको न्यायालय ने दंडित करके जेल में भेजा है ना, सुधारने के लिए भेजा है। और जो समाज में सबसे खुखा माने जाते हैं, जिनको ऐसा माना जाता है कि वो समाज के बीच में रहने लायक एलिमेंट नहीं है, उनको हमें वापस से एक ह्यूमन बना के, एक ऐसा व्यक्ति बना के जिसमें मानवीयता के गुण हो, बना के वापस सोसाइटी में भेजना पड़ता है। ये भूमिका मुझे मिली हुई है। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम भी है, उनकी सुरक्षा को भी बनाना, आपस में बंदियों को भी मैनेज करना, उनकी लड़ाई, उनके बीच लड़ाई झगड़ों को भी रोकना, उनमें एक प्रेम सद्भाव की भावना का डेवलपमेंट करना और उनको वापस यहाँ से जेल से सुधा के कुछ निर्धारित समय बाद वापस भेजना। तो ये एक अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग भी है। और साथ ही साथ जैसा आपने बोला कि 25-30 लोग होते हैं, तो लगभग मेरे पास अभी यहाँ पे वर्तमान में 50-55 का स्टाफ है। तो हम लोग इतने लोग हैं और इसमें से स्टाफ लंबे समय से काम कर रहा है, तो सभी लोग एक ही मतलब उसी रूटीन से जुड़े हुए हैं, काम करते रहते हैं। तो नकारात्मकता तो देखिए निश्चित तौर पर है, क्योंकि जो बंदी जेल के अंदर है वो एक क्राइम करके आया है। वो जब तक वो यहाँ पे है, जब तक वो मानवीय गुणों को अच्छे से एडॉप्ट नहीं करता है, तो उसके मन में यही चलता रहता है कि भाई मैं कैसे जेल से बाहर जाऊँ। बाहर अगर मैं गया तो मैं सबसे पहले जिसने मेरे साथ गलत किया है मैं उसको मारूंगा, मैं उससे बदला लूंगा। बदले की भावना से उत्पुत रहते हैं ये लोग। तो उनमें वो भावना खत्म करना, मतलब वो उस भावना से नकारात्मकता बहुत बढ़ जाती है। जब आप बंदियों के बीच में जाएंगे, विशेष तौर पर ऐसे बंदी जो अभी हाल फिलहाल में ही जेल में आए हैं, क्योंकि जिला जेलों पर सामान्य तौर पर विचाराधीन बंदी ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे बंदी जो विचाराधीन हैं वो नए नए जेल में आते हैं, तो उनमें वो एक एग्रेशन की भावना बहुत ज़्यादा होती है, उनके ऊपर बहुत हावी होती है कि मैं बाहर गया और मैंने इसको पकड़ा जिसने मेरे को जेल भेजा है और मैं उसको मारूंगा। तो उसके कारण बहुत नकारात्मकता, एक आप बंदियों के बीच जाओगे, उनसे बात करोगे तो आपको नकारात्मकता दिखेगी। और हमारा काम है उनकी नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना। इसीलिए जेलों का नाम क्या है? सुधार गृह है। तो जेल नहीं बोलूंगा मैं, सुधार गृह ही बोलूंगा। और आजकल वर्तमान परिस्थिति में जेल देखा जाए तो अच्छी से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। यहाँ पे बंदियों को व्यवसाय शिक्षण दिया जाता है, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कोर्स संचालित किए जाते हैं, उनकी मानसिक शांति के लिए अलग से NGOs के माध्यम से इवेंट आयोजित किए जाते हैं। उनको सुबह से एक रूटीन होता है उनका, जिसमें उनको प्रेयर करवाई जाती है, तो खाना दिया जाता है, योगा करवाया जाता है। तो सब कुछ एक फिक्स शेड्यूल से चलते हैं। तो अपने आप उनकी आक्रामकता में कमी आती है और वो खुद सकारात्मक बनते जाते हैं। पहले मैं सोचता था कि मैं जेल जाऊँ तो ऐसा ना हो कि मैं नेगेटिव इंसान बन जाऊँ। हाँ। लेकिन नहीं, आप अगर सकारात्मक हैं, आपका जीवन के प्रति एक रवैया सकारात्मक है, निश्चित तौर पर उसका असर सामने वाले व्यक्ति के ऊपर भी पड़ेगा और उनमें विश्वास होगा। मुख्य भूमिका स्टाफ की और आपकी होती है इसमें, साथ में जो चीज यहाँ पे दिया गया रूल्स रहेगा उससे होता है। ठीक है सर, अनुशासन ही आधार है सब चीजों का। हाँ, पढ़ाई के समय भी अनुशासन की बहुत नीड होती है। आपने अपना अनुशासन पता है कितने टाइम कैसे मैनेज किया, कि शुरुआत कम से 1 घंटे से 2 घंटे से, बाद में 10 घंटे में हम आ ही चुके थे। अब सर वापस आते हैं 2 पोस्ट पे। अभी 21 मई को एग्जाम होने वाला है, मतलब लगभग 80 दिन बच्चों के पास है, तो उसकी तैयारी कैसे करें वो लोग। और एक पोस्ट आई है सहायक जेल अधीक्षक की, जो आपके साथ ही कनिष्ठ पद है आपका, तो उसकी तैयारी बच्चे कैसे करें और उस पोस्ट के बारे में आप क्या बताओगे, क्योंकि बच्चों को बहुत से डाउट्स है उस पोस्ट को लेके कि कैसे इस पोस्ट पर हम लोग पहुंचे। तो आप उस पोस्ट के बारे में थोड़ा बताइएगा। और 2019 जो अभी एग्जाम आने वाला है 21 मई को, जिसके लिए 90 दिन या 80 दिन लगभग बचे हैं, उसकी तैयारी कैसे हो। चलिए, बड़े अंततः हम सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जो मेरी छोटी सी कहानी रही, ये तो एक साइड का सब्जेक्ट विषय बोलना चाहिए। जो मुख्य मुद्दा है, ये 2 मुद्दे मैं चाह रहा था कि आप लोगों के बीच में आए। एक्चुअली देखा जाए, सबसे पहले मैं जेल विभाग की बात करता हूँ। हाँ। जेल विभाग एक ऐसा विभाग है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। ठीक है, मैं इस चीज़ पे एक कैमरामैन आप थोड़ा सा इस बात को फोकस करवाइए कि जो जेल विभाग है हमारा, वो पब्लिक डोमेन का विभाग नहीं है। लोगों को इसके जेल के बारे में, जेल के अधिकारियों के बारे में बहुत कम पता है। जेल के स्टाफ के बारे में, उनकी कार्यशैली के बारे में, कार्य के तरीकों के बारे में बहुत कम जानकारी है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो एग्जाम देना चाह रहा है स्टूडेंट, वो भी बड़ा असमंजस में होता है कि भाई जेल की लाइफ कैसी होगी,
बिल्कुल। कई बार मूवियों से देख के वो लोग डर जाते हैं या ज्यादा एक्साइटेड में आ जाते हैं, तो रियल लाइफ और मूवी लाइफ बहुत डिफरेंट होता है। वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी मैंने एक मूवी वेब सीरीज देखी थी, मुझे किसी ने रिकमेंड की, बोले क्रिमिनल जस्टिस एक वेब सीरीज आई है। हाँ। तो मैंने उसको देखा तो मैं बड़ा शॉक्ड हो गया। मैंने कहा यार ये तो मैंने कभी जेल में देखा नहीं कि कोई बंदी किसी को मार रहा है, किसी को टॉर्चर किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। जेल में सामान्य होता है एक बोलते हैं धर्मशाला। ये आजकल वर्तमान परिप्रेक्ष्य, वर्तमान परिदृश्य में जेल एक धर्मशाला की भूमिका में आ गई है। यहाँ पे आपको अच्छे शेड्यूल के माध्यम से, एक अनुशासन के माध्यम से आप में सुधारात्मक गतिविधियां आप में परिवर्तित की जाती लाई जाती हैं, सुधारात्मक चीजें लाई जाती हैं। तो मैं वापस मुद्दे पे आता हूँ, जेल विभाग। तो जेल विभाग में जेल विभाग भी पुलिस विभाग की तरह एक विभाग है, पृथक विभाग है। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है, ये जेल मंत्रालय अलग से इसको संचालित रन करता है। मतलब एक बोलना चाहिए पृथक से एक मंत्रालय, पृथक से एक विभाग है। ठीक है। इस विभाग में जो पद संरचना होती है, इसमें माननीय महानिदेशक महोदय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं जेल विभाग के अंतर्गत वर्दीधारी पदों में सबसे सर्वोच्च पद पायदान पर होते हैं, जो कि हमारे विभाग के मुखिया हैं। तत्पश्चात हम उसके बाद देखेंगे तो हमारे विभाग में क्षेत्र के हिसाब से डीआईजी माननीय महानिरीक्षक होते हैं, जो वो अपने अपने सर्किल के हिसाब से, खंड के हिसाब से बटे होते हैं और वो होते हैं। उनके बाद पूरे एमपी की जेलों को 13 सर्किलों में बांटा गया है। सर्किल जो है उनको केंद्रीय जेल भी सामान्य तौर पर बोला जाता है, उनमें बांटा गया है। पॉज करना इसके बाद ऐसा कुछ होता नहीं है। जेल में सामान्य होता है एक बोलते हैं धर्मशाला। ये आजकल वर्तमान परिप्रेक्ष्य, वर्तमान परिदृश्य में जेल एक धर्मशाला की भूमिका में आ गई है। यहाँ पे आपको अच्छे शेड्यूल के माध्यम से, एक अनुशासन के माध्यम से आप में सुधारात्मक गतिविधियां आप में परिवर्तित की जाती लाई जाती हैं, सुधारात्मक चीजें लाई जाती हैं। तो मैं वापस मुद्दे पे आता हूँ। तो जैसा कि आपने मुझसे पूछा जेल विभाग के संबंध में, तो जैसा मैंने आपको बताया भी कि जेल विभाग एक पब्लिक डोमेन से कटा हुआ विभाग है, पृथक विभाग है। यहाँ पे वही लोग आते हैं जो सोसाइटी में रहने के लायक नहीं होते हैं, जो या फिर जिनको सोसाइटी त्याग देती है उनके कृत्यों के कारण। तो इस विभाग के अधिकारियों के बारे में, इस विभाग के बारे में ही बोलना चाहिए। इस विभाग में जो व्यक्ति काम करते हैं उन लोगों के बारे में पब्लिक को बहुत कम पता है, बहुत कम इस बारे में नॉलेज है। और जो भी जैसे स्टूडेंट अगर सोचता भी है कि हमें जेल प्रहरी का या हमें जेल अधिकारी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम देना है, तो उनको पता ही नहीं होता कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो बड़ा अपने आप में ये बड़ी उत्सुकता समाहित किए हुए है। तो मैं सबसे पहले आपको जेल विभाग के बारे में एक बेसिक जानकारी दूंगा कि जेल विभाग जो हमारा विभाग है, इस विभाग में माननीय महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं वर्दीधारी पदों में सर्वोच्च पद पर होते हैं ना। और उनके अंडर में, उनके निरीक्षण में, उनके जो अन्य हमारे डीआईजी महोदय हैं, जो सर्किल के अनुसार बटे हुए हैं, ये मध्य प्रदेश के 2 भागों में बांटा हुआ है मध्य प्रदेश, तो उसके अनुसार हमारे डीआईजी महोदय उनको विभागों को देखते हैं। और उसके अलावा अगर हम देखें पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश को 13 सर्किलों में बांटा गया है, 13 जोन में बांटा गया है। और उन जोन में उनको सर्किल बोला जाता है, अपने नाम सुना वो केंद्रीय जेल है। तो उन सर्किलों में केंद्रीय जेलों की स्थापना की गई है, जो कि उन सर्किलों की सर्वोच्च जेल होती हैं। ठीक है। केंद्रीय जेल का मतलब ये नहीं है कि वो केंद्रीय सरकार के अंतर्गत है। जेलें जो भारतीय संविधान के अंतर्गत विषय हैं उनमें राज्य का विषय है, तो केंद्रीय जेलें भी राज्य सरकार के अंतर्गत होती हैं। उन जेलों के अंतर्गत जिला जेलें होती हैं और सब जेलें होती हैं। और जिला जेलें भी पृथक तौर पर एक यूनिट के तौर पर काम करती हैं, और वो भी सब जेलों का निरीक्षण अपने स्तर पर, अपने क्षेत्र के अंतर्गत करती रहती हैं। तो इस प्रकार से जिलों को बांटा गया है, केंद्रीय जेलें, जिला जेलें और सब जेलें। तो जो केंद्रीय जेल में अधीक्षक होते हैं, केंद्रीय जेल में जो सबसे बड़ा पद होता है, या जेलों में अगर किसी जेल पर्टिकुलर जेल की बात की है तो जेलों में जो सबसे बड़ा पद होता है वो एक जेलर का नहीं होता। सामान्य तौर पर हम सुनते हैं जेल मतलब जेलर, तो जेलर नहीं होता। जेलर को अगर हम देखें तो जेलर जेल का एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, हाई मतलब सबसे ऊंची जगह है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जो जेल के डेली रूटीन के कामों को पूरा करवाता है। लेकिन जेल का जो मेन हेड होता है वो होता है, जिसका कार्यक्रम होता है वो होता है अधीक्षक। जिला जेलों में जिला अधीक्षक, केंद्रीय जेलों में केंद्रीय जेल अधीक्षक, और उसके बाद उप अधीक्षक, जिसे कि आम भाषा में जेलर भी कहा जाता है, वो अधीक्षक के सुपरविजन में काम करता है। और उनके नीचे फिर एक पद निकलता है सहायक जेल अधीक्षक। तो सहायक जेल अधीक्षक जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में डिप्टी जेलर भी कहा जाता है। उसके बाद मुख्य प्रहरी, उसके बाद मुख्य प्रहरी, उसके बाद प्रहरी। इस प्रकार से पूरी नीचे कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक की स्ट्रक्चर जेल विभाग में बनाई गई है।
तो सहायक अधीक्षक का एक पद माने पद निकाला गया है। ये पद पहले पीएससी के माध्यम से भरा जाता था, पहले नहीं 2018 तक, क्योंकि आखिरी पीएससी 2018 में हुआ है। तो 18 पीएससी में भी जिला अधीक्षक और सहायक जिला अधीक्षक का पद निकाला गया था। तो सहायक जिला अधीक्षक का पद पीएससी से भरा जाता था, लेकिन वर्तमान में पदों की वैकेंसी ज़्यादा हो गई हैं और पीएससी का थोड़ा सा एग्जाम को समय लग रहा है। इस कारण से पदों को भरने के लिए वर्तमान में ये मौका एक आध बार, शायद मुझे लगता है एक आध बार के लिए मिलेगा, तो व्यापम को दिया गया है, पीईबी को दिया गया है। तो पीईबी इस पद को भर रही है। तो जो सहायक अधीक्षक होता है, सहायक अधीक्षक केंद्रीय जिलों में खंड अधिकारी के चक्राधिकारी के तौर पे काम करता है। चक्र मतलब जेल का एक सर्किल होता है जहाँ से पूरे बैरकों को सबको नियंत्रित किया जाता है। तो उसका काम करता है। सब जिलों में कार्यालय प्रमुख होता है, अपने कार्यालय का सब जिलों का प्रमुख होता है। वो अपनी एक सब जेल को, छोटे स्तर की जेल जो कि ब्लॉक लेवल पर होती है, उसको संचालित करता है। तो एक अच्छा पद है। इसमें अगर वर्दी के रूप में देखें तो सीधा आपको 3600 ग्रेड पे के साथ में 3 स्टार, जो मतलब पुलिस में टीआई की रैंक होती है, उसकी समतुल्य आपको एक वर्दी दी जाती है और आप एक अधिकारी संवर्ग में सीधा आपकी नियुक्ति होती है। अधिकारी संवर्ग, हाँ, अधिकारी संवर्ग में आपकी नियुक्ति होती है। इसकी तैयारी कैसे करते हैं बच्चे? जैसे पोस्ट आई है, अभी कोई नॉलेज नहीं है तैयारी करने का, आपने बोला पहले पीएससी से था, अब डायरेक्ट भर्ती इस बार आई है, तो तैयारी किस तरीके से करें बच्चे इस बार? मैं ये बोलूँगा कि लक अच्छा है इस बार बच्चों का, हाँ, कि पीएससी का जो अधिकारी संवर्ग का एक पद है वो सीधा आपने पीईबी को दे दिया, व्यापम को दे दिया है ना, और अब वो व्यापम उस पद को भर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ तो तैयारी के लिए तो जैसे मुझे लोगों ने बताया, बहुत से लोगों ने मुझे भेजा भी, उसका सिलेबस भी भेजा, तो कुछ अलग सिलेबस नहीं है। पिछले कुछ समय से, जब से 2018 में शायद कोई पटवारी का एग्जाम हुआ था ना, पटवारी का भर्ती हुई थी, सिलेबस लगभग एमपीपीईबी का जो भी सिलेबस है वो लगभग सेम चल रहा है। उसमें 5 खंड होते हैं। एक खंड में जनरल नॉलेज होती है, एक खंड में आपको कंप्यूटर होता है, इंग्लिश होती है, हिंदी होती है। बेसिक ये 5 खंड बांटते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है और सीधा पेपर के बाद आपका सीधा फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपकी नियुक्ति होती है। तो इस बार मैं देख रहा हूँ कि सहायक अधीक्षक के पद के साथ बड़ी वो की गई है, इसका कि बोलना चाहिए शब्दों में कमी तो की गई है, क्योंकि पद का एक सम्मान अलग है। तो आपने सीधा एक पद ना देखिए, एक ही एग्जाम के माध्यम से लिया है आपने, तो उसमें जो हाई रैंक पर बच्चे चयनित होंगे उनको सहायक अधीक्षक, और जो निचले रैंकों पर रहेंगे उनको आप जेल प्रहरी के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। और तैयारी के लिए अगर मैं देखूँ तो आपको जो तैयारी करना है, चूँकि जैसे जनरल नॉलेज का भी पूछा जाएगा उसमें, जीएस का, तो जीएस में जब पूछा जाएगा आपसे, तो चूँकि ये परीक्षा साथ में हो रही है अन्य पदों की परीक्षाओं के, इसमें जेल प्रहरी भी है, वन विभाग का पद भी इसमें कोई शामिल है, तो इसमें जो लेवल रहेगा, लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहेगा, वो एक मॉडरेट रहेगा, मतलब काफ़ी हाई नहीं आएगा, बहुत डीप नहीं आएगा, ये बहुत हल्के लेवल का रहेगा। लेकिन बस इसमें मेन रहेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मतलब बहुत अच्छा मौका मिला है सबके लिए तैयारी करते हैं। मतलब आपको अगर एक अधिकारी संवर्ग के पद पे पहुंचना है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा मौका आपको मिलने वाला है। आप सीधा अधिकारी बनेंगे, 3600 ग्रेड पे जाएंगे और आपको एक एग्जाम देना है जो कि बिल्कुल सिंपल होगा। बस आपको इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो सिलेबस में पूछा गया उस पूरे सिलेबस को कवर करना है, उससे संबंधित पूरे क्वेश्चन को करना है। और आपको, मुझे जो व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि बहुत डीप स्टडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसके पहले के भी जेल प्रहरी के एग्जाम को देखेंगे तो उसमें जो पूछा गया है, जैसा कि मुझे मेरे स्टाफ के कुछ प्रहरियों ने बताया है या अन्य जगह से मुझे जानकारी मिलती है कि बहुत डीप में नहीं पूछते, उथला उथला ज्ञान पूछते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि आपने जो आंसर दिए हैं वो कितनी एक्यूरेसी से दिए हैं। आप मैंने 100 क्वेश्चन किए हैं, 100 में से गलतियाँ कम से कम करें, तो एक और स्ली मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है, तो आप इसमें सीधा सहायक अधीक्षक की पद पर भर्ती पा सकते हैं। तो बहुत अच्छा मौका मिला है आप सबको। सहायक जेल अधीक्षक का पद जो है, सहायक जेल अधीक्षक का पद, हाँ, पहले एमपीपीएससी था, इस बार व्यापम से है, तो तैयारी करो अच्छे से और जोर लगाओ। सर अब आप वापस आते हैं एमपीपीएससी पे 2019 वाली बात, मतलब सॉरी, जो 21 मई को एग्जाम होने वाला है और 90 दिन बचे, कैसे बच्चे तैयारी करें? हमारा अंतिम क्वेश्चन यही होगा। ये बड़ा चुनौतीपूर्ण समय होता है, जो लंबे समय से बच्चे लगे हुए हैं। 19 के बाद से भर्तियां नहीं हुई हैं पीएससी से, वो बच्चे जब से संघर्ष कर रहे हैं। मेरे साथ वाले मेरे दोस्त थे बहुत से जो भी लगे हुए हैं पीएससी के लिए, मेरे बाद के भी बच्चे बहुत सारे जुड़े हैं इसमें, तो बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है। और विशेष तौर पर अब जब 90 दिन बचे हैं तो ये बच्चों को उनको घबरा जाने का बहुत ही ज़्यादा इसमें वो हालत आ जाती है, घबरा जाते हैं सब लोग।
तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि पीएससी है आपका जो एमपीपीएससी है उसका प्री की अगर मैं केवल बात करूँगा, वर्तमान में प्री की बात करूँगा मैं, तो प्री बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, बहुत ब्रॉड नहीं है उसमें पूछे जाने वाली चीज़ें। मतलब एक है उसमें कि क्या पूछ लेगा आपको खुद प्रेडिक्टेबल नहीं है। मतलब 50% क्वेश्चन में 50% में तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, 50% क्वेश्चन अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन वो सबके लिए है। कंपटीशन से 50% है। हाँ, ईमानदारी से तैयारी है तो हाँ बिल्कुल, ईमानदारी से बोला जाए तो 50% तैयारी के लिए है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बोलूँगा कि बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। और पीएससी की तैयारी का सबसे अच्छा तरीका जो है होता है, जो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बोलूँगा, क्योंकि मैं शायद मैं जब से पीएससी दे रहा हूँ अब तक मेरा पीएससी का प्री तो रुका नहीं है। मैंने 16 का प्री, 17 का प्री दिया था, 17 का प्री, 18 का प्री, 19 का प्री, उसके बाद जितने भी हुए मैं लगभग सब में मैंने प्री क्वालिफाई किया। तो अब तो मैं बिना जाना पढ़ाई नहीं कर पाता और मैं उसको निकाल देता हूँ। और पिछली बार से मैंने प्री देना बंद कर दिया है, अब मैं सेटिस्फाई हूँ अपने पद के साथ में। तो मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले तो आप पीएससी के पुराने पेपर का अध्ययन बहुत अच्छे तरीके से करें। आप पूरा उसमें एक सिस्टमेटिक चार्ट बनाएं कि अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 6 सालों में, तो ज्योग्राफी का पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो ग्रासलैंड का मैदान पूछा गया कि घास के मैदान कहाँ पे हैं। तो मैं देखता था कि उस टाइम पे मैंने 16 में प्रेडिक्शन किया था, उसमें पूछा जाता था कि ये ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान कौन सा है, सवाना का है अगर तो कहाँ पे है। तो मतलब घास के मैदान का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैंने देखा कि ज्योग्राफी में 16 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन 16 क्वेश्चन 16 फील्ड से आए हैं, 16 जगह से आए हैं, और वो 16 की 16 जगह आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। और वो अगले साल जो रिपीट हुआ है, मतलब 16 में अगर आया है, 17 में आया है, तो 18 में भी आया, मतलब लेकिन नया क्वेश्चन पूछा उसी फील्ड से संबंधित, घास का मैदान ही पूछा, दूसरा पूछ लिया, 19 में दूसरा पूछ लिया, तो और 16 में दूसरा पूछा था, 15 में दूसरा पूछा था। तो मतलब वो प्रेडिक्शन आपका रेगुलर चल रहा है, इंपॉर्टेंट फील्ड निकाल सकते हैं। हाँ, आप उसमें से मतलब 16 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन तो आपके उसी चीज के रिपीट करेंगे वो। तो उन 8 क्वेश्चन को आपको पता कर लेना है, उसको पढ़ने के लिए आपके पास बिल्कुल छोटा सा सेक्शन होगा, तो उस सेक्शन को पढ़ लेना है। तो मतलब आप इतना तो श्योर हो जाएंगे कि आपके ज्योग्राफी से 5-7 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, आपके इकोनॉमिक्स 2-3 क्वेश्चन, है ना। जैसे आपसे इकोनॉमिक्स में पूछता है कि कमेटी का निर्माण किसके लिए किया गया, है ना, तो कमेटी आपकी हवा आनी है ना, कि रघुराजन कमेटी का किसने किया, इसका किसने किया। एमपी की बात करते हैं जब, तो एमपी में भी ऐसा नहीं कि एमपी में वो आपसे कुछ भी पूछ लेगा। एमपी में भी आपसे किसके बारे में पूछेगा, मुख्यमंत्री के बारे में, कौन मुख्यमंत्री रहे हैं, कार्यकाल कब से कब तक रहा है, राज्यपाल के बारे में, जिलों के बारे में, तहसील के बारे में, है ना, किसी जगह किसी भी जिले में पर्टिकुलर कोई खास चीज फेमस है तो उस फेमस चीज के बारे में, है ना। आजकल थोड़ा सा हिस्ट्री एमपी की ज्यादा पूछ रहा है, तो एमपी की हिस्ट्री में मतलब उस पर्टिकुलर एमपी की हिस्ट्री में ज्यादा है ना 50-60 लोग फेमस होंगे, 100 सेलिब्रिटी फेमस होंगे। अगर आपने उन 100 के बारे में पढ़ लिया तो वो क्वेश्चन आपके हाथ में है, वो आपके बाहर छूट के नहीं जा सकता, है ना। तो आपको सबसे पहले तो पुराने क्वेश्चन को अच्छे से, लास्ट ईयर के तो पेपर को, आपको पुराने 5 साल के पेपर्स को देखना है, उनमें सब्जेक्ट वाइज एक एक खंड को बनाना है कि इस सब्जेक्ट में इस किस खंड से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्या वो क्वेश्चन उसके पहले भी पूछे गए थे। अगर पहले पूछे गए थे तो आपको ये तैयारी मान के चलना है कि आगे भी पूछे जाएंगे। तो आपको ऐसे उन क्वेश्चन की तैयारी करनी है, और आपको ऐसे वो 50 क्वेश्चन का प्रेडिक्शन मिल जाएगा, और जो ये प्रेडिक्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में आपकी भी क्वेश्चन गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो 50 क्वेश्चन हैं वो आपके करंट अफेयर्स पे और आपके नॉलेज पे, कि आपने कितना अध्ययन किया है इतने पूरे समय, कितने कार्यकाल में, उनके ऊपर निर्भर करता है। तो अगर आपने अध्ययन अच्छे से किया होगा तो 50 में से आप 25 से 30 क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। तो अगर आपने वो 50 में से 30 क्वेश्चन आसानी से कर लिए तो शर्त के तौर पर जो कट ऑफ जाता है वो 70 के आसपास जाता है, तो आप 10 नंबर अधिक ही रहोगे, कम नहीं रहोगे, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अभी आपको सॉल्व करना है, आप जितने ज्यादा, हाँ, प्रैक्टिस करना है। आप अलग अलग कोचिंग्स के क्वेश्चन पेपर लें, उन क्वेश्चन पेपर को एक ओएमआर शीट लें, उस शीट में फिल कर करके निर्धारित समय में फिल करके आप उसको लगाएं, और जिन भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मान लो आपने क्वेश्चन किया, उसमें आपने देखा कि हमारा एक मिडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन था, अगर वो आपने वो क्वेश्चन गलत किया तो आप, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित क्वेश्चन था, आपने वो क्वेश्चन गलत किया, तो आपको तत्काल ही उसी दिन मोहम्मद बिन तुगलक को अपने बुक में सर्च करना है, नेट पर सर्च करना है, उसका पूरी ब्रीफिंग पढ़ लेनी है, और उस क्वेश्चन को टिक कर देना, ओके कर देना कि हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया है, आगे से ये क्वेश्चन हमसे कभी गलत नहीं होगा। तो मैं याद करता हूँ कि मैंने इस स्ट्रेटजी को अपनाया था 2018 में,
और मैंने उस टाइम पे लगभग अलग अलग क्वेश्चन पेपर मैंने 100 क्वेश्चन पेपर लगभग इकट्ठे किए होंगे और डेली में एक क्वेश्चन पेपर देता था। और उसमें से अगर मैं 70 क्वेश्चन सही है, 30 क्वेश्चन गलत हैं, तो उन 30 क्वेश्चन से संबंधित में पूरा जो रिकॉर्ड होता था उससे संबंधित चीज़ें होती थी उनको मैं पढ़ता था, उनके प्रॉपर नोट्स बनाता था और फिर अगले साल की मतलब फिर अगला पेपर देता था। तो उसमें जो गलतियाँ होती थी उससे संबंधित खास पूरा पढ़ता था। मतलब कमियों को छोड़ना नहीं है, कमियों को आपको फुलफिल करना है, क्योंकि उसके अलावा कहाँ से आएगा। आप जो सही कर रहे हो मतलब वो आपको आता है, जो गलत कर रहे हो मतलब वो आपको नहीं आता है। तो उस समय वो आपने पूरा कवर कर लिया तो आप हर जगह से कंप्लीट हो गए, है ना। तो ये आपको स्ट्रेटजी को आप अपना के रखें तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा वैसे 100 पे PSC प्री में। लेकिन ये सब पेपर देने के पहले आपको अभी 1 से 1.5 महीने अच्छे से ज़्यादा नॉलेज गेन करना है। अच्छे से आपको जो रेगुलर बुक्स हैं, जहाँ आप जैसे हिंदी गणित अकादमी हुई या आपकी टोनिकल पब्लिकेशंस की कुछ बुक्स होती हैं MP के लिए, या फिर आपकी जो बेसिक फंडामेंटल बुक्स होती हैं वर्णवाल की ज्योग्राफी के लिए, या फिर आपकी हिस्ट्री के लिए अलग अलग कोचिंग्स की बहुत सी आपको बुकलेट मिल जाएंगी। या दृष्टि आजकल हिंदी मीडियम के लिए तो दृष्टि का मटेरियल बहुत अच्छा है, दृष्टि IAS का UPSC वाला मटेरियल, MPPSC वाला नहीं। MP स्पेसिफिक नहीं बोलूँगा मैंने देखा है वो उतना अच्छा रिच नहीं है कंटेंट में। आप दृष्टि का UPSC का जो मटेरियल है वो प्रेफर कर सकते हैं। विजन IAS का इंग्लिश मीडियम के लिए मटेरियल बहुत अच्छा है, तो आप उस मटेरियल को पढ़ें। और उसके बाद आप पहले से भी तैयारी कर ही रहे होंगे, उसको पढ़ने के बाद आप आगामी उसके बाद 1.5 महीने जो बचेगा उस 1.5 महीने में अच्छे से आप प्रैक्टिस पेपर दें और अपने जो वीक सेक्शन को कवर करें। जैसे मुझे माइंस के नाम याद नहीं होते थे कि कहाँ कौन सी खदान किससे संबंधित है, कहाँ पे है, तो मैंने अपने वॉशरूम में एक उसकी चीज चिपका दी थी वो लिख के वॉशरूम में, क्योंकि जब अब मैं वहाँ पे जाता था तो मैं अब मोबाइल में चला के उसको देख रहा हूँ या कुछ भी ना करके उसको देख रहा हूँ, तो यार वो मतलब स्कैन हो गया, मेरे को रिमाइंड हो गई वो, मतलब स्कैन हो गई उसकी कॉपी और वो कॉपी मेरे दिमाग में सेट हो गई। अब जब मैंने प्री का एग्जाम दिया वो सामने आया तो मेरे सामने वो पूरा फोटो आ गई कि यार इसमें तो इस जगह पे ये लिखा हुआ था, तो मैंने सीधा टिक कर दिया। तो जो आपका वीक है, जो आपको याद नहीं होता है, उसको जाके वॉशरूम में चिपका दो या अपने मिरर पर जाके लगा दो, क्योंकि दिन में आजकल के लड़कों को ये जरूर हो गया है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दिन में 20 बार अपनी शक्ल जरूर देखेगा। बिल्कुल सही बात है ना। अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा दो, कुछ नहीं होगा तो हर 5 मिनट में, जैसे मैं भी इतनी देर से बैठा हूँ तो मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं बार बार मोबाइल चालू करके देख रहा हूँ, तो वॉलपेपर पे लगा दो आप, तो वो आपको चीज याद हो ही जाएगी। आप नहीं भी चाहोगे तो याद हो जाएगी। अपनी कमजोरियों को अपने सामने रख के रखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भागो मत कभी उनसे। चलो सर, अब आप क्या बोलना चाहोगे अलग से बच्चों के लिए जो आने एग्जाम देने वाले हैं, जो इस साल नहीं आने वाले समय में देने वाले हैं? अब आपका टाइम, आप क्या बोलोगे बच्चों के लिए, कैसे वो लोग शुरुआत करें वापस एक छोटा सा 1 से 2 मिनट में, फिर अंत होता है हमारा। अभी हमारा जो एक चर्चा हुई बहुत सी मुद्दों पर लेकर चर्चा हुई, और उन मुद्दों पे मैं बस बच्चों से यही बोलूँगा कि देखिए आप सीधा भेड़ चाल में मत भागिए। आप देखिए कि क्या PSC की फील्ड आपके लिए है, पहले आप उसका थोड़ा सा अध्ययन करें, उसके बाद आप उस फील्ड में जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो मोबाइल में जो रील्स की दुनिया है और ये आपकी यूट्यूब की दुनिया है, इससे बिल्कुल अलग हो जाए, इससे थोड़ी देर के लिए कट जाए। मतलब इसके एंटरटेनमेंट वाले पोर्शन से, इसमें जो नॉलेजेबल चीज़ें हैं उनसे जरूर जुड़े रहें, लेकिन जो एंटरटेनमेंट वाला चीज़ें हैं इनसे ना मोटिवेशन लें ना कुछ आप करें। आप बढ़िया अपनी पहले अपने प्लानिंग करें कि आप क्या उसके लिए फिट हैं, उसके बाद आप इस फील्ड में जाएं। आप फील्ड में जाने के बाद जो भी जितना भी समय दें पूरे डेडिकेशन के साथ दें, पूरे समर्पण के साथ दें और बिना घबराए दें। और उसके बाद ही आप और एक बात को हमेशा याद रखें कि आपको PSC फील्ड में अगर आप गए हैं तो आप कुछ ना कुछ बन के ही बाहर निकलेंगे। कुछ ना, अगर आप ईमानदारी से अपने एफर्ट लगाए हैं तो आप कुछ ना कुछ बन के ही बाहर निकलेंगे। इसलिए अपनी तरफ से 100% दें और प्रयास करें, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग सफल होंगे। और जब तक सफल नहीं होते तो ध्यान रखें कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखिए और सुधार करें। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी मत भागो तुम। बिना की कोशिश करे आगे जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इसी के साथ